गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी फिजिक्स चल रही है इसमें क्लास 12th में, और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें देखिए मैग्नेटिज्म के बारे में आप थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हो क्लास 10th में कि जो मैग्नेट कोई भी करंट कैरिंग वायर है, मान लो सपोज दैट कोई कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए शुरुआत में, जैसे यहां पर एक चार्ज रखा गया रेस्ट में, करंट नियर अ करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर यदि कोई है तो करंट कैरिंग वायर में नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज होता है 0। तो ये पाया गया कि यदि कोई करंट कैरिंग वायर के पास में कोई चार्ज रखते हैं हम लोग रेस्ट में, तो इस पर इस वायर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ चुके हैं आप कि यदि दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं तो दोनों चार्जेस के बीच में अप्लाई होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज गिवन बाय F = K Q1 Q2 बाई R²। लेकिन यहां पर तो कोई चार्ज है ही नहीं। चार्ज कितना है? 0। किसी करंट कैरिंग वायर में नेट चार्ज कितना होता है? 0, न्यूट्रल होता है ये। तो इस वजह से इस पर ये चार्ज इस कंडक्टर की वजह से कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है ना। अच्छी बात है, फोर्स एक्सपीरियंस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और आगे डेवलपमेंट हुआ एक्सपेरिमेंट्स में। साइंटिस्ट ने देखा कि यदि इस चार्ज को कोई वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी जाए, यदि इस चार्ज को कोई वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी जाए, तो ये पाया गया कि इसमें डेविएशन पाया गया। आपका ये चार्ज क्या होता है? अपने सीधे जाने के बजाय इट डेविएट्स, इसमें डेविएशन पाया गया। और ये डेविएशन साफ साफ शो कर रहा था कि देयर मस्ट बी सम फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज कंडक्टर, है ना। अब ये जो डेविएशन यहां पर हुआ, इससे ये तो साफ साफ है कि यहां पर कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और चूंकि ये कंडक्टर हमारा न्यूट्रल है, इसलिए ये फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं हो सकता है। ये जो डेविएशन इसमें हो रहा है, इस डेविएशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इस डेविएशन के लिए कोई नया फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने ऐसा माना। और फिर और आगे फर्दर स्टडीज हुई और उन्होंने ये देखा कि यदि हम लोग करंट कैरिंग वायर को रिप्लेस कर दें किसी मैग्नेट से, यहाँ पर यदि हम लोग कोई मैग्नेट ले लें और इसके पास किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी प्रोवाइड की जाए, तो इस केस में डेविएशन और ये वाला डेविएशन, एक्सपेरिमेंट्स द्वारा ये प्रूफ किया गया कि मैग्नेट के द्वारा किसी मूविंग चार्ज में डेविएशन और करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी चार्ज में डेविएशन, दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी थी। तो इससे इस तरह के हम लोगों ने तो हालांकि यहाँ पर अभी आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बहुत सारी इस पर
हुई और फाइनली कंक्लूजन ये निकाला गया कि यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और इसके लिए एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड। सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो ऑर्स्टेड थे, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई किया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती, ठीक है ना। और बाद में बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया और इसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। तो फाइनली कंक्लूजन क्या था कि एनी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। कोई भी करंट कैरिंग वायर है, अलग अलग शेप का, स्ट्रेट वायर है, सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है, या फिर कोई आर्क है, किसी भी रूप में कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ, कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग्स में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। और फिजिक्स की इस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी magnetism produced by electric current. It is the electromagnetism. It is the branch of physics which deals with the magnetism due to electric current. Due to electric current. ठीक है ना। अब देखिए, अब इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। मेनली दो चीजें हमारी, कि अलग अलग जो कंडक्टर्स होंगे अलग अलग शेप और साइज के, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। चैप्टर को पढ़ने के लिए दो पहलू हैं। पहला है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स। और सेकेंड वन इज द डायरेक्शन of this magnetic field। अलग अलग, जैसे आपका सर्कुलर वायर हो सकता है, स्ट्रेट वायर हो सकता है, कोई कर्वेचर हो सकता है हमारा करंट कैरिंग वायर का। तो अलग अलग अरेंजमेंट में अलग अलग करंट कैरिंग ये जो सिस्टम है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, हम लोग ये पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के लिए बेसिकली हम लोग यूज करेंगे दो लॉज। इनको बोलते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ है एक आपका, इसके अलावा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये इन लॉज की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है ये पता करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ कुछ ना कुछ उसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन हम लोग सीखेंगे, इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, ये कहलाते हैं डायरेक्शन के लिए हम लोग बेसिकली यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। जो मोस्टली हम लोग डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन निकालेंगे वो हम लोग पता करेंगे किससे, क्रॉस प्रोडक्ट
की हेल्प से, यानी ए क्रॉस बी। ये +1 में आपने टॉपिक इसको पढ़ रखा है, या फिर आप कहें तो जल्दी से हम रिवाइज कर दें। ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट एक ही चीज है। यदि दो वेक्टर्स आपके, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ये +1 में आप पढ़ चुके हो। ए क्रॉस बी क्या होता है? एक वेक्टर होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका, इस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन जो होगी वो दोनों के परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू ए प्लस परपेंडिकुलर टू बी, और इसको हम लोग निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। जैसे यदि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी, ए से बी की ओर उंगलियां करेंगे कर्ल, तो ये अंगूठा क्या देगा हमको? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी जाएगा ऊपर की ओर, और बी क्रॉस ए निकालेंगे तो ये कैसे जाएगा? अंदर की ओर। ये सब आप पढ़ चुके हो +1 में, है ना? अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ। ये इसमें टी साइलेंट होता है, टी, इसको क्या पढ़ते हैं? बायो-सावर्ट्स लॉ। ये साइंटिस्ट के नेम पर ये लॉ है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है ये, है ना? इसमें इस लॉ की हेल्प से हमें क्या पता लगता है कि जैसे कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और इसका आपने छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है? dl। ये करंट कैरिंग वायर की जो छोटी सी लेंथ है, छोटा सा पोर्शन, ये कहलाता है करंट एलिमेंट। ये जो आपको छोटी सी लेंथ दिख रही है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। और इस छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट P है और ये एंगल थीटा है, इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये लॉ इस चीज को डील करता है। तो बायो-सावर्ट लॉ किसके लिए होता है? ये बताता है हमें मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो P पॉइंट पर जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इस छोटे से करंट एलिमेंट के बिहाफ में
मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल यूज करते हैं बी। मैग्नेटिक फील्ड जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबल क्या था, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबल क्या था, ई। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल यूज करते हैं हम लोग बी। तो पी पॉइंट पर जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा and inversely proportional to the square of the distance r square। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट के बिहाफ से ये लॉ दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पी पॉइंट पर जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, और इन सभी को यदि आप कंबाइन कर दोगे तो ये आ जाएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसी को जब आप प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करोगे तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, और उसके बाद फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इसको याद करना है कुल मिला करके आपको, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसमें जो म्यू नॉट है ये कहलाता है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे ये उसी तरह की चीज है जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते थे, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये उसी तरह की चीज है म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -7। ठीक है ना। इसकी यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये 1 मीटर यहां से आएगा डीएल का, और यहां से आएगा मीटर स्क्वायर, तो कट जाएगा। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये इसकी वैल्यू होती है, यानी म्यू नॉट की वैल्यू हो जाती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है ना। तो ये था आपका बायो सावर्ट लॉ। किसी स्मॉल करंट एलिमेंट, पूरे वायर की वजह से नहीं है, किसकी वजह से है, किसी वायर का जो छोटा सा हिस्सा है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है और जिसकी लंबाई डीएल है, छोटी सी, इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए वेक्टर में लिख लो इसको। देखो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, आर से मल्टीप्लाई कर दो और आर से डिवाइड कर दो।
तो इसको लिख सकते हैं आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पूरा देखो क्या हो जाएगा, आई डी एल क्रॉस आर, और आर क्यूब का मतलब हो गया आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ रही है, इट इज अलोंग डी एल क्रॉस आर, ठीक है ना। तो ये डी एल आपका क्या है, ये डी एल है, फिर से कर लेते हैं इसको, देखो ये आपका डी एल की डायरेक्शन हो गई, और ये आपका आर वेक्टर हो गया, ये थीटा है ना। आर वेक्टर का हेड कहां लेंगे, पी पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां पर लेंगे हम लोग आर का हेड, और डीएल की डायरेक्शन कैसे होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। डीएल लेंगे करंट की ओर, और आर का हेड कैसे होगा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब निकालो आप डीएल क्रॉस आर, देखो डीएल क्रॉस आर कैसे जाएगा अंदर, यहां पर ऐसे डीएल क्रॉस आर कैसा होगा, दोनों के परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट है, और अंदर की ओर परपेंडिकुलर की बाहर की ओर परपेंडिकुलर। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, डीएल पर रखेंगे हाथ और आर की ओर उंगलियों को कर्ल करेंगे, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। तो डीएल अंदर के लिए क्या हो जाएगा, क्रॉस, ये हो जाएगी डीवी की डायरेक्शन। क्लियर। डायरेक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट आना कंपलसरी है, और सभी को आता है मेरे ख्याल से, +1 में आप सीख चुके हो, बहुत सारा आपको पढ़ाया गया है। तो ये तो हो गया आपका बायो-सावर्ट्स लॉ। अब इसी की हेल्प से हम लोग अलग अलग अरेंजमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इसके पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। इसमें पहला है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। यदि हमें गिवन है एक सर्कुलर लूप दिया गया आपको ऐसे, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसकी रेडियस गिवन है, रेडियस दी गई है आर। तो इस करंट कैरिंग लूप के बिहाफ में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, हमें कहाँ निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, इसके सेंटर पर। ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर बायो-सावर्ट्स लॉ, और इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पर लेंगे एलिमेंट डीएल, और इसके बिहाफ में यहाँ पर निकालेंगे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। तो डीएल के साथ इसका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितनी है आर। तो ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट डीएल, द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाई आर स्क्वायर।
और डायरेक्शन कैसे हो जाएगी इसकी, देखो dl क्रॉस r, यानी यहां पर डायरेक्शन हो जाएगी छोटी सी अंदर की ओर। और यदि हमें पूरा वायर कवर करना है तो ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन करना होगा हमें दोनों तरफ। तो नेट फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेट करो, तो dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर। और यहां पर इंटीग्रेशन हो रहा है l के रिस्पेक्ट में, एंड वी हैव टू कवर द एंटायर पेरीमीटर, देयरफॉर द लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन विल बी 0 to 2 पाई r। अब इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, तो dv का इंटीग्रेशन b, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, अंदर केवल बचेगा dl। तो कितना हो जाएगा हमारा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और dl का इंटीग्रेशन l, और l की लिमिट रखोगे 2 पाई r, तो 2 पाई r से ये कट जाएगा और एक r कट जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है ना, इसका रट्टा मार लो रिजल्ट का। डेरिवेशन के साथ साथ ये रिजल्ट्स जितने हम लोग डराइव कर रहे हैं वो आपको एकदम कभी भी पूछा जाए याद होना चाहिए। सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाई 2r। समझ में आया? सर्कुलर, और इसमें देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे सर्कुलर वायर है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसमें, तो यहां पर सेंटर पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसके लिए डायरेक्शन के लिए देखिए ऐसे याद करना है आपको, कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। उंगलियों को घुमाइए करंट की डायरेक्शन में, और किस हाथ की उंगलियां, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की नहीं, राइट हैंड की उंगलियों को घुमाइए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है इसमें, अंदर की ओर, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी अंदर की ओर। और रिजल्ट तो याद करना ही है, म्यू नॉट आई बाई 2r। समझे? लेकिन यदि करंट फ्लो हो रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो अगेन कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो यहां पर क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इसमें बाहर की ओर, आउटवर्ड, इसमें अंदर की ओर, और इसमें बाहर की ओर। आसान है। तो सर्कुलर वायर में, सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाई 2r। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल से। क्लियर? इसके अलावा इसमें छोटे छोटे रिजल्ट और देख लो। यदि भाई पूरा सर्किल है, पूरा सर्कुलर लूप है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई 2r। लेकिन यदि आपका हाफ सर्किल है, हाफ के लिए सेंटर पर हो जाएगी कितनी,
म्यू नॉट आई बाई 4r। तो फुल सर्किल के लिए म्यू नॉट आई बाई 2r और हाफ के लिए कितना हो जाएगा, इसका हाफ, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4r। और यदि आपने और इसको कर दिया क्वार्टर सर्किल है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 8r। क्योंकि अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो वहां पर ये आपको रिजल्ट इनके डायरेक्ट काम आएंगे। थोड़ा सा इसको और जनरलाइज कर लेते हैं हम लोग। यदि सर्कुलर ऐसे कोई आर्क है, ऐसे इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है और ये एंगल आपका दिया गया है थीटा एंगल ये दिया गया है रेडियन में दिया है, एंड ये इसका क्या है, सेंटर है। तो कैसे करेंगे इसको, केवल ये जो कर्वेचर है आपका इतना, इस कर्वेचर की वजह से O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो पूरा सर्किल का एंगल कितना होता है, 2 पाई रेडियन में। तो पूरे सर्किल के लिए कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना। तो 1 रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 2r। ये 1 रेडियन के लिए हुआ। तो थीटा रेडियन के लिए O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू थीटा। तो यदि केवल एक सर्कुलर आर्क है आपका, और ध्यान रखना कि ये एंगल किस में है, रेडियन में, तो उस केस में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई r, है ना। और अदरवाइज आप चाहो तो पूरा डेराइव भी कर सकते हो बायो-सावर्ट लॉ से, क्योंकि ये r है और ये थीटा है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L बराबर r थीटा। तो जैसे आपने डेरिवेशन किया था वहां पर आप लिमिट चेंज कर दोगे 0 से r थीटा, क्योंकि पूरे सर्किल के लिए हम लोगों ने लिमिट क्या ली थी, 2 पाई r। तो चाहो तो यदि पूरा डेरिवेशन करना है बायो-सावर्ट लॉ से, तो किसी स्मॉल सेगमेंट की वजह से यहाँ पर dv इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाई r स्क्वायर। और पूरा करने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ, तो लिमिट कितनी रख दोगे L की, ये पूरी इतनी लेंथ कवर करने के लिए लिमिट हो जाएगी 0 से r थीटा। तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई r स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, और dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा L, और लिमिट कितनी रखोगे, r थीटा। तो एक r कैंसिल हो जाएगा, दैट इज b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई r इंटू थीटा। तो सेम रिजल्ट आपका फाइंड हो जाएगा। सेम रिजल्ट यू कैन फाइंड बाई इंटीग्रेशन और बाई दिस मेथड। क्लियर। इसके एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। सपोज दैट ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क्स हैं,
और मान लेते हैं कि इसकी रेडियस r दी गई है और दूसरे लूप की दी गई है 3r और करंट फ्लो हो रही है दोनों में I, and this is the common center of both curves. This is curve 1 and this is curve 2, and you have to find the net magnetic field at point O. तो हाफ सर्किल के लिए फॉर्मूला बताया गया कितना, B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4R। तो जो पहला वाला लूप है इसकी वजह से V1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4R, और डायरेक्शन देखिए कैसे होगी इसकी, अंदर की ओर, दैट इज क्रॉस। और जो नीचे वाला लूप है इसकी रेडियस 3r है, तो इसके लिए B2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 एंड रेडियस इज 3r। और डायरेक्शन कैसे हो जाएगी इसकी, इसकी भी डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड्स, दैट इज क्रॉस। दोनों B1 और B2 सेम डायरेक्शन में हैं और इनवर्ड्स हैं। इसका मतलब जब हम लोग निकालेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज म्यू नॉट I बाई 4R प्लस म्यू नॉट I बाई 12R। तो कितना हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करिए, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 3 and 1 4 म्यू नॉट I बाई 12R, दैट इज म्यू नॉट I बाई 3R, और नेट फील्ड आएगी आपकी अंदर की ओर। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? चलिए इसके बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए धन्यवाद।